ओके क्लास, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला खुद की सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। मेरे को लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लगाना है इसमें और आपको आंसर निकाल लेना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लगाना है इसमें और आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे, क्योंकि MgSO4 कैसे टूटता है, Mg2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी कि एक एक आयंस टूटेंगे सिर्फ इनके, एक आयन टूटेंगे तो सिंगल लैम्डा नॉट Mg और लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है ना, इसकी वैल्यू लिखनी है बस आपको। ठीक है ना, एक की वैल्यू आ जाएगी एक की वैल्यू आ जाएगी 160, सॉरी इसकी तो 106 आएगी और इसकी आ जाएगी 160 का नंबर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा, 166। ठीक है ना, तो 166 सॉरी 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी रखा है कि फाइंड लैम्डा एम फॉर NaCl HCl NaAC। ठीक है ना, ये तीनों के लिए बता रखा है। ठीक है ना, 3.8 में एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैम्डा नॉट फॉर HAC निकालना है। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl। ठीक है ना, लैम्डा नॉट एम फॉर HCl दिए और लैम्डा नॉट एम फॉर NaAC दिए। ठीक है ना, आपको कितना है, HAC चाहिए, यानी कि आपको चाहिए लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट AC। ठीक है ना, ये चाहिए आपको। तो क्या करोगे, देखो इसका यानी ये Na और Cl एक बार आ गया हमारे पास, H और Cl आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पर Na और AC आ गया। तो आपको क्या बचाना है, सिर्फ एक H बचाना है और एक AC बचाना है। तो आप इस NaCl को, ठीक है ना, इस NaCl को माइनस कर दोगे इसमें से, NaAC और HCl में से। ठीक है ना, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे को क्या मिला, यहाँ पर मेरे को मिला लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl, यहाँ मेरा मिला लैम्डा नॉट H लैम्डा नॉट Cl, और यहाँ मेरा लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट AC। ठीक है ना, ये सब मिला मेरे को। ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए, क्या एक HA और एक AC चाहिए, एक HA और एक AC चाहिए, बाकी चीज़ नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से Na और Cl को माइनस कर दूँ तो मेरे पास यही बचेगा। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको सब्ट्रैक्ट और इन दोनों को ऐड। जो वैल्यूज़ दी हैं हमें, जो वैल्यूज़ दी है वो उनको वैसे वैसे लिख देंगे। इन दोनों की इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को, हाँ इसकी वैल्यू दी है 425.9, इसकी वैल्यू दी है 91। ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी 91। ठीक है ना, इसमें से माइनस क्या करना है मेरे को, इसकी वैल्यू को माइनस करना है 126.4। टोटल आंसर मेरा आ गया 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये मेरी क्या आ गई, लैम्डा नॉट HAC आ गया। ठीक है ना, मैथ्स का क्वेश्चन था थोड़ा सा। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन है और उसमें से किसी दो का आपको सम निकालना है। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा देखा था कि एक में लिखा था A प्लस बी, उसमें लिखा था, दूसरे में लिखा था बी प्लस सी, और एक में लिखा था A प्लस सी। ठीक है ना, और आपको कुछ किसी एक की वैल्यू पूछी थी, A प्लस सी की वैल्यू पूछी थी, तो दो को आप ऐड करके आपने तीसरे को माइनस कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, थोड़ा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.9, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, द कंडक्टिविटी ऑफ, एक इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन दे दिए, कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक है ना, ये इन्होंने क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोल पर लीटर एसिटिक एसिड, और दिया क्या बेटा, एसिटिक एसिड दिया है। ठीक है ना, एसिटिक एसिड इज
क्या दिया, कंडक्टिविटी दिया ना, के की वैल्यू दी है इन्होंने, कितनी दी है बेटा 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट्स इट्स डिसोसिएशन इफ लैम्डा नॉट m लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन एज 390.5 सीमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। ये दिया हुआ है आपको, तो आपको पता है, देखो डिसोसिएशन पूछा है, यानी कि मान लो डिसोसिएशन का आप कैसे बता रहे हो, एक्स पूछा हुआ है, वैसे तो अल्फ़ा से बोलते हैं, अल्फ़ा पूछा हुआ है, ठीक है ना, अल्फ़ा पूछ रखा है। आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ठीक है ना। यानी कि अल्फ़ा निकालने के लिए आपको एक तो लैम्डा नॉट एम चाहिए आपके पास, और लैम्डा एम भी चाहिए आपके पास नहीं है। तो लैम्डा एम कैसे निकलता है, लैम्डा एम निकलता है k/c से, ठीक है ना। तो k/c से निकालने के लिए क्या करेंगे, k/c से निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे को क्या क्या किस में दिया हुआ है, जो लैम्डा नॉट दिया हुआ है मेरे को दिया है सीमेन सेंटीमीटर पर मोल में दिया हुआ है, तो मेरे को इसी में लैम्डा एम भी निकालना है, सीमेन सेंटीमीटर पर मोल में लैम्डा एम भी निकालना है, ठीक है ना। तो लैम्डा एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, k/c निकलती है, ठीक है ना। के की वैल्यू लिखी 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये क्या किस में दिया हुआ बेटा, 0.001028 मोल पर लीटर, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, लीटर को करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है ये, ठीक है। तो यानी कि लीटर के केस में चेक करेंगे तो कितना 10⁻³ लीटर, ठीक है ना। ये 10⁻³ लीटर हो सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा तो वो लीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो लिख देंगे, पर ये पर लीटर है ना, यानी कि ऊपर था इसलिए ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये ऊपर, और लीटर आ गया नीचे, ये लीटर से ये लीटर कट जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ गया आपका जो आपने लाना था, ठीक है ना। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा, ठीक है ना। बुक में थोड़ा गलत दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया उन्होंने, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। मैंने कट करे हैं ना, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, मेरे को पता चल चुकी है दोनों वैल्यूज़। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है, देखो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे को क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड ही तो करना है। तो लिखते हैं, मेरे नीचे लिखते 390.5, वो लिखते हैं 48.15, डिवाइड करा 0.1233, ठीक है ना। तो ये तो क्या था मेरा बेटा, दिस इज़ माई डिसोसिएशन, जो हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। दिस इज माई डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आपका के होगा वो क्या होता है बेटा, C⁴/1 - अल्फ़ा, ठीक है ना। सी की वैल्यू लिखेंगे 0.01028 मोल पर लीटर इंटू 0.1233 इसका स्क्वायर अपॉन 1 - 0.1233, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये सब समझ में आया बेटा क्या किया मैंने। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अपने 3.7 वैसे तो 3.9 करना है, मेन आपको 3.9 करना है क्योंकि वही है जो आपका क्वेश्चन है
बाकी तो सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। वाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डिल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है ना। कंडक्टिविटी की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होता है, डाइल्यूट करने पे, मतलब कंसंट्रेशन घटाने पे घटती है। क्यों घटती है आपको बताना है, ठीक है ना। इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है ना। लैम्डा नॉट एम वैल्यू ऑफ वाटर आप निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि वाटर में ही निकालनी होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है, उसमें डिसोसिएशन 1 होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसमें दे रखी है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 33.9 जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप करके लाओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। आप अटेम्प्ट जरूर करोगे खुद से एक बार, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, ठीक है ना, फिर से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप ये सोचोगे और करोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया इस टाइप से क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप ऐसा खुद से करो और आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो आज अब नए टॉपिक पे चलते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। नए टॉपिक पे चलते हैं। नया टॉपिक क्या रहेगा बेटा आज हमारा, नया टॉपिक रहेगा, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, सिर्फ गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात अभी तक हमने नहीं करी थी, तो अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, थोड़ी सी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बात करी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बात करी थी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये बीकर लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये और इलेक्ट्रोड ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सेम, ये क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा, सेम एलिमेंट के होते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट। ये दोनों के दोनों जो होते हैं किस चीज़ के होते हैं बेटा, सेम एलिमेंट के बने होते हैं, ठीक है ना। और जो ये सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है, ये भी क्या कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि इसके साथ रिएक्ट कर सके और कुछ बना सके। यानी मान लो कि अगर ये कॉपर की स्ट्रिप्स है दोनों, ये कॉपर की स्ट्रिप्स है दोनों, तो ये CuSO4 होगा। तो इसमें होता क्या है, सेल में काम कैसे करेगा, तुमने सब कुछ तो सेम रख दिया, सब कुछ तो सेम रख दिया, काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा कि इसमें क्या करते हैं हम लोग इसमें एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं और हम खुद करवाते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन करवाते हैं और एक तरफ रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, एक तरफ रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक तरफ ऑक्सीडेशन मान लेते हैं और एक तरफ रिडक्शन मान लेते हैं, इस तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन उसका मतलब क्या हुआ है, Cu से Cu2+ बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और रिडक्शन से क्या हो रहा है, Cu2+ से Cu बन रहा है, यहाँ से निकल रहा है Cu और यहाँ से निकल रहा है Cu और यहाँ जाके जुड़ रहा है, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों एक ही चैम्बर में हो रहे हैं, कोई सॉल्ट ब्रिज जरूरत नहीं है, कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी करने के लिए सारा काम क्या कर रहा है बेटा, सारा काम आपका इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है, ठीक है ना। इसमें सॉल्ट ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसी एक DC वोल्टेज यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, तो ऐसे एक एनोड बन जाता है और एक कैथोड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हम डिसाइड करेंगे कि एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी साइड में नेगेटिव बनाऊंगा और कौन सी साइड में पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है ना। कौन सी साइड में नेगेटिव बनाऊंगा और कैसे कौन सी साइड में पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कैथोड आपका कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर कैथोड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर कैथोड हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज और एनोड हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ कैथोड हो जाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कैथोड इधर
एक तरफ से डिजॉल्व हो रही है, मतलब एक तरफ से कॉपर डिजॉल्व हो रहा है, यहाँ से जा रहा है कॉपर, और एक तरफ से और दूसरी तरफ जाके क्या करे, क्या हो जा रहा है, वो जुड़ जा रहा है, एक तरफ से निकल रहा है दूसरी तरफ से जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप इस स्ट्रिप को मोटा लोगे, स्ट्रिप को पतला लोगे, तो क्या होगा, ये वाली स्ट्रिप जो है मोटी हो जाएगी, मतलब जहाँ पर सी यू डिपोजिशन हो रहा है, जो बाद में सी यू बन रहा है, मतलब ना, यानी कि वहाँ पर सी यू डिपोजिशन हो रहा है, और जहाँ पर टूट रहा है यानी कि वहाँ पर से सी यू जा रहा है, तो यहाँ से सी यू जा रहा है और यहाँ से सी यू आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर मोटी स्ट्रिप लोगे और ये पतली स्ट्रिप लोगे और जहाँ से करंट फ्लो कराओगे, तो थोड़ी देर बाद ये स्ट्रिप मोटी हो जाएगी, ये स्ट्रिप पतली हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रही वाली बात। तो ये जब उन्होंने देखा कि अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये हो रहा है, तो उन्होंने इसका यूज़ बड़ी अच्छी जगह देख लिया। कहाँ पे देखा बेटा इसका यूज़ देखा उन्होंने मेटलर्जी में, ठीक है ना। ये मेटलर्जी हम कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 12th क्लास के ही चैप्टर नंबर 6 में। कहाँ पढ़ेंगे बेटा, सॉरी, हाँ 12th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में, 12th क्लास के ही चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर 6 आपका यही है बेटा, ये आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है ये आपका। इसमें हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। वो मेटलर्जी में करते क्या है, इसका इन्होंने फ़ायदा कैसे उठाया। तो क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर, जैसे मान लो मेरे को पता है यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होगा, तो पॉजिटिव वाले में मैं क्या करता हूँ, इम्प्योर कॉपर उठा के मिक्स कर देता हूँ, लगा देता हूँ। मतलब ये जो और से मैं जब रिफाइन कर रहा था, मेरे को जब और रिफाइनिंग करनी थी, उस समय पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दी जो कि इम्प्योर थी, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो सिर्फ कॉपर वाला पार्ट होगा सिर्फ वही रिएक्ट करेगा और कोई रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं ऐसे करके यहाँ पर क्या कहते हैं ये अरेंजमेंट बनाऊंगा, तो इसमें सिर्फ कॉपर जो होगा तो वही तो रिएक्ट करेगा और तो कुछ थोड़ी रिएक्ट करेगा। तो ये कॉपर जो रिएक्ट करेगा, वो कॉपर जो है वो यहाँ से निकलेगा और ठीक है, और जाके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जो भी इम्प्योरिटी होगी वो क्या होती है फिर इस केस में, जो भी इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, वो नीचे जाके यहाँ पर मिलती है, यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर पड़ गिर जाती है, ठीक है ना। मान लो कि मट्टी वट्टी में लगी हुई है बीच में, इसमें साथ में सिलिकेट लगा हुआ है, आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट में डुबा दिया और उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराना शुरू करा। ये क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही तो हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसे तो होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आप बैटरी कनेक्ट करते हो और नीचे अंदर के इलेक्ट्रोलाइट टूटना शुरू करता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसमें, ठीक है ना। H2O का अपने इलेक्ट्रोलाइसिस बचपन में पढ़ा हुआ। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर, और इससे क्या करते हैं आप, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो आपको यहाँ जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर कॉपर मेटल मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो यानी कि हम इसको बहुत अच्छा यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम लोग कॉपर की रिफाइनिंग में, ठीक है ना। इस तरह के एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग में भी काम आता है, मैग्नीशियम की रिफाइनिंग में भी काम आता है, ठीक है ना। तो कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, इनकी रिफाइनिंग में इसकी हेल्प लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस प्रोसेस की हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से। तो इसका आपको यूज़ भी समझ में आ गया कि हमने इसको क्यों यूज़ किया, क्यों बनाया पहले इसे, तो उसका यूज़ क्या है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर यूज़ होता है, तभी हम उसको और वो फिजिबल होती है तभी रखते हैं, नहीं तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती जिसमें हमें बाहर से बैटरी लगानी पड़े। लेकिन बाहर से बैटरी लगाने का एक रीज़न है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कहाँ पे कैथोड बनी, कहाँ पे एनोड बनी, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो समझ में आया बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफरेंस क्या है इसमें और गैल्वेनिक सेल में, बीच में उसमें चैम्बर्स अलग अलग होते हैं, सॉल्ट मतलब मेटल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट भी अलग अलग होते हैं, और बीच में एक सॉल्ट ब्रिज होता है। यहाँ पर चैम्बर सेम है, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, सेम तरह के आपके सेम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स यूज़ होता है इलेक्ट्रोलिसिस को कराने के लिए, ठीक है ना बेटा, इतना समझ में आ गया। तो अब थोड़ा इसकी क्वांटिटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, इसका क्वांटिटिव एनालिसिस करते हैं, मतलब कि क्या कितना करंट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम करंट के बारे में बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहला नाम दिमाग में आता है, किसका नाम आता है बेटा, फैराडे का। उन्होंने ही सब दिया था, ठीक है ना, सारे लॉज स्टार्ट उन्होंने ही करा था। करंट के बारे में जब भी बताया वो फैराडे ने ही बताया, ठीक है ना। फैराडे नहीं होते तो हमारे पास करंट नहीं होता आज, ठीक है ना, हमारे पास बिजली नहीं होती, ना हमारे पास ये जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो वो होते, ना पंखे चल रहे होते, ना ही मोबाइल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो फैराडे जी ने ही बताया सब कुछ, तो फैराडे जी का धन्यवाद करें और उनके बारे में पढ़ें। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेक्ट बताया कि कैसे करंट फ्लो हो रहे हैं और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में बताया। तो पहले क्या होता था, पहले कुछ मीटर्स यूज़ होते थे, ठीक है ना, पहले कुछ मीटर्स यूज़ होते थे, ठीक है ना। वो मीटर्स, उन मीटर्स का नाम क्या होता था, उन मीटर्स का नाम था कोलोमीटर, ठीक है ना,
कोलोमीटर्स होते थे पहले, ठीक है ना। वो कोलोमीटर्स क्या करते थे, वो प्रॉपरली करंट को नाप नहीं पाते थे, ठीक है ना, प्रॉपरली करंट को नाप नहीं पाते थे, ठीक है ना। और ना ही उस समय पे जब फैराडे जी ने इस करंट के बारे में बताया था, ना ही तब करंट सोर्स के बारे में बताया था। आपको पता होगा दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स, ठीक है ना। एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। क्या खासियत होती है दोनों के बीच में, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, क्या खासियत होती है बेटा, पता है आपको? देखो, करंट सोर्स अगर मैंने बोला है, इसका मतलब उस लाइन में करंट कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैंने बोला कि ये 2 एम्पेयर का करंट सोर्स है, इसका मतलब आप इस लाइन में अब ऐसे करके इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, सबके बीच से करंट कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पेयर। इन दो टर्मिनल्स के बीच में, इन दो टर्मिनल से इस टर्मिनल से निकलता हुआ इस टर्मिनल में घुसता हुआ सारा करंट क्या होगा, 2 एम्पेयर होगा। और वोल्टेज सोर्स से कहता है कि इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, मेरा हमेशा बराबर होगा। बीच में आप कुछ भी लगा दो, कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, कुछ भी लगा दो, वोल्टेज चेंज नहीं होगी। और ये करंट ये कहता है बीच में कितने भी सीरीज में आप क्या रेजिस्टेंस लगा दो, करंट चेंज नहीं होगा। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का ये कहना। तो उस समय पे करंट सोर्स नहीं आए थे, ठीक है ना, तो कोलोमीटर से करंट नापते थे, ठीक है ना। और किस लॉ में नापते थे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप 2 लॉ पहले देखेंगे, पहले 2 लॉ जो बताए थे फैराडे ने, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितने केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस उतना ही होगा, मतलब उतना ही होगा जितने करंट पास हो रहा होगा। तो मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे उतना ही आपका करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कितना करंट फ्लो हुआ, मान लो आई करंट फ्लो हुआ, कितने टाइम के लिए, फॉर टी टाइम, ठीक है ना, फॉर टी टाइम, ये बोला हमने। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, आई इंटू टी, ठीक है ना। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, आई इंटू टी, ठीक है ना। ये बताया हमारे फैराडे ने, ठीक है ना। उनका पहला लॉ ये है कि जितना भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होगा यहाँ पर, वो किसके बराबर होगा, जो करंट आया और जितने टाइम में, मतलब टोटल करंट जो आया। तो टोटल करंट कितना आया, मान लो आई इज द करंट कमिंग इन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। आई इज कूलम पर सेकेंड होता है ना बेटा, एम्पेयर्स जो होता है क्या होता है, कूलम पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो कुल 1 सेकेंड में अगर आई करंट आ रहा है, तो टी टाइम के लिए अगर आपने करंट फ्लो करवाया, तो आई इंटू टी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना वो सब्सटेंस लिबरेट हुआ है, ठीक है ना, जितना वो सब्सटेंस लिबरेट हुआ है उस इलेक्ट्रिसिटी जो पास हुई उसके थ्रू, उस किसके प्रोपोर्शनल है, वो केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर है उसके। दैट मीन्स जो भी वो वहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी वो पास हुए, उतने ही क्या होंगे आपके अमाउंट ऑफ जो आपका वो है कॉपर जो है वो डिस्प्लेस होगा। जैसे मतलब इधर से इधर जो कॉपर जुड़ रहा है वो कॉपर उतना ही डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल वेट्स, ठीक है ना। तो उनके केमिकल वेट्स के प्रोपोर्शन में वो क्या हो रहा है, हाँ, तो जो भी अलग अलग सब्सटेंसेस में लिबरेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर कॉपर लिबरेट हो रहा था, ठीक है ना, वो किसके बराबर लिबरेट होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, जितना वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना उसके अंदर पास हुआ, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है ना, इसके लिए भी देखते हैं, इसके लिए क्या बोला गया। जैसे मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर जो था, ठीक है ना, कॉपर को ना लेके सोडियम बोल रहे हैं, मान लेते सोडियम है मेरे पास, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम ले लेते हैं, ठीक है ना। सोडियम ने क्या किया, उस पर एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये हो रहा है, ठीक है ना, इसके साथ ये हुआ, वो मैं आपको एजी दे रखा है, मैं सोडियम के साथ कर लेता हूँ, ठीक है ना, सोडियम बन गया, ठीक है ना। क्या हुआ, तो क्या हुआ, सोडियम में
इलेक्ट्रॉन को जब मैंने ऐड किया था सोडियम बन गया। जब ये काम हुआ तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे ये पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मेरे को ये पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये बात मुझे पता है, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 मोल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जब ये आए होंगे तो ये जो क्वांटिटी आई मेरे पास, ठीक है ना, ये जो क्वांटिटी आई मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल रिचार्ज जो क्वांटिटी आई, ये किसके बराबर है बेटा हमारे, ये फैराडे कांस्टेंट जो आपने एफ बोला था उसके बराबर होती है, ठीक है ना। ये होती है फैराडे कांस्टेंट एफ के बराबर। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मोल, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम पर मोल, ठीक है ना। ये एक पर हर मोल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कूलम पर मोल। तो ये वैल्यू देखते हैं। तो ये जब मैंने 1 मोल सोडियम के साथ ये काम किया, ये सेकंड वाले लॉ को समझने के लिए बात करते हैं हम लोग, 1 मोल सोडियम के साथ मैंने ऐसा किया, तो जो ये क्वांटिटी आई वो किसके बराबर आई, मेरी ये फैराडे कांस्टेंट के बराबर आएगी। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 96487 कूलम पर मोल, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ नाम से ही बोलते हैं। क्वेश्चन आपने देखा होगा, अब पहले अगर आया था डेल्टा आर जी इक्वल टू -NFE ऐसे लिख देते हो आप, तो यहाँ पे जो एफ था, या फिर वो या नर्स इक्वेशन में जो एफ दिखा था वो यही एफ था, फैराडे का एफ था, उसको वो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऐसे निकाली जाती है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ऐसे निकाली जाती है। और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं कितनी लेता हूँ, 96500। जब भी सॉल्व करने के लिए लेना होता है तो मैं इसकी वैल्यू ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, कूलम पर मोल, दैट इज दिस इज फैराडे कांस्टेंट, ठीक है ना, दिस इज द फैराडे कांस्टेंट। तो उन्होंने ये बोला कि 1 मोल जब भी किसी का कोई भी आप वो रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे तो उसका उसमें जो भी आपका जो भी सब्सटेंस ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर होगा, फेरेट के बराबर होगा। और वो किसके बराबर, 96500 एफ के बराबर है, ठीक है ना। 1 मोल के साथ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, जैसे मान लो कि अगर मैं ये Cu के लिए करता तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते, तो कितना आता है यहाँ पर Cu आ जाता, ठीक है ना, आता ना। लेकिन यार दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अगर 2 मोल Cu होता है आपके पास तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो यहाँ पर Na की वैल्यू, Na की जगह 2Na हो जाती, तो यहाँ पर 2F आती वैल्यू, ठीक है ना। 3A की जगह 3F आती वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इससे ये आपके 2 बातें जो उन्होंने कही फैराडे ने, पहली बात Q इक्वल टू IT, और दूसरी बात ये उन्होंने ये कही कि जो आपका जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी ट्रांसफर होगा वो इसके बराबर होता है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसफर होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो एक इसके लिए जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है, द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मेटल प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पेयर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स, Q इक्वल टू IT, पहली बात ये। और जब आपके पास जब हम इसमें प्रोडक्शन देखते हैं, जब मेटल का प्रोडक्शन होता है, जैसे जब Cu से Cu निकाल रहे थे आप, जब ये काम होता है तो जो करंट होता है वहाँ पर कितना होता है, लगभग 50,000 एम्पेयर, 50,000 एम्पेयर्स के अराउंड होता है, ठीक है ना। 50,000 एम्पेयर्स, इतने हाई करंट हम फ्लो कराते हैं उसमें, तब जाके इलेक्ट्रोलिसिस होता है। नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत महंगा होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत महंगा होता है, एंड ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका यूज़ इतना एम्पेयर यूज़ होता है, और उस समय पे कितना, लगभग 0.0518 F पर सेकेंड का रेट चल रहा होता है, F पर इतना आपका अमाउंट क्या आ रहा होता है हर सेकंड में, ठीक है ना, ठीक है ना। इतने मोल्स का अमाउंट आपका हर मोमेंट, हर सेकंड पे आ रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने 1 मिनट तक चला लिया तो आपको इंटू 60 कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना, लगभग 3 मोल्स हर एक
हर थोड़ी देर में 3 मोल आपका कॉपर बन रहा है, तो काफ़ी तेज़ी स्पीड में यानी कि आपका ये काम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपने करंट बहुत ज़्यादा दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्राइडे के ये 2 लॉस थे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी तक ये समझ में आ गया हो आपको जो जो बातें मैंने बताई। थैंक यू क्लास।